Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing good. My name is Zifar जहाँ जैसे कि आपको पता है कि आज हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स डिस्कस करना है। आपने ऑलरेडी इंजाइम्स वाला जो है वो चैप्टर अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इस चैप्टर में भी हमने उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना है। चले सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इस चैप्टर में हमने किन किन टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन क्या है। हम लोग एंजाइम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एंड देन डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे। चलिए ये तो होगा थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आज की इस लेक्चर वीडियो का इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज की इस लेक्चर वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम देखेंगे कि एंजाइम्स का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम देखेंगे कि एंजाइम्स का को फैक्टर जो है वो उसका क्या इफेक्ट होता है एंजाइम्स पे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ को फैक्टर डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट पे हम लोग देखेंगे कि एंजाइम्स का जो है वो अकरेंस कहाँ है, एंजाइम सेल्स में कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। चले मैं अब आपको बता दूं कि इस जो है वो लेक्चर वीडियोस के थ्रू ना सिर्फ मैं आपको चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि आपके साथ इस चैप्टर की ईजी और इंटरेस्टिंग नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी सो दैट कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बातें जो बतानी बहुत ज़रूरी थी चैप्टर के स्टार्ट में। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि है एंजाइम्स। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स एक्चुअली बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करती हैं। ठीक है, अगर एंजाइम्स के इस्तेमाल की बात करें तो एंजाइम्स क्या करता है, ये स्पीड अप कर देता है किसी भी एंजाइम्स की किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर हम एंजाइम्स ना जो है वो इस्तेमाल करें तो ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बहुत स्लो कर देते हैं। ये तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। फिर जैसे जैसे मैं पॉइंट्स डिस्कस करती जाऊंगी आपको उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। चलिए जिसकी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एंजाइम्स का। कहते हैं कि एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। ये बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है किसी भी प्रोटीन्स का जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, जो कि बायोकैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है किसी भी रिएक्शन को आप कह सकते हैं कि स्टार्ट करने के तौर पे एंजाइम्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। एंड ट्रीमेंडसली और बहुत तेजी से इंक्रीज अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत स्पीड अप करने के लिए भी जो है एंजाइम इस्तेमाल करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इन द बॉडी। के बॉडी के अंदर रिएक्शन होने के अलावा भी अगर आप सिर्फ उसमें एंजाइम्स ऐड कर देंगे तो वो क्या करते हैं किसी भी बॉडी के या उसके अंदर होने के बावजूद वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं बेटा, स्पीड अप कर देते हैं, उनके रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसी से उल्टा होगा। कहते हैं कि विदाउट एंजाइम्स, अगर आप एंजाइम्स यूज नहीं करते, रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड। तो वो प्रोसीड करेगा लेकिन बहुत स्लो स्पीड होगी, उसकी रिएक्शन की प्रोसीडिंग की स्पीड बहुत स्लो होगी, इतनी स्लो होगी मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल, कि आपकी ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन बना देगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगी। सो एंजाइम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि वो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं, उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं और बहुत जल्दी से वो जो है रिएक्शन हमारी बॉडी में हो जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें सो आपको मैं अगर बता दूं एंजाइम के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल एक्चुअली ज्योमेट्री है इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगेन इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि ये एक प्रोटीन है तो आपको पता है कि इसके स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स का जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, ज्वाइन टुगेदर एंड कॉइल्ड अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एंजाइम्स का क्या होता है, क्योंकि हमने कहा कि एक प्रोटीन है तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया कि प्रोटीन्स जो है वो बेटा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो हमने कहा कि जो एंजाइम है ये हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड अपने आप को कॉइल करते हैं, इस तरह अरेंज करते हैं कि वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो जो है अमीनो एसिड का 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। ये तो थोड़ी सी इसकी यूजेस देख ली और इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट इसके देखेंगे कि एक्टिव साइट क्या होती है और सबस्ट्रेट क्या होती है। अब आपने अगर इसका स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस याद करें तो आपको होगा, आपने पढ़ा होगा, एक्टिव साइट वाला वर्ड आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में एक एक्टिव साइट होती है जिसको हम ऐसा पोर्शन कहते हैं जहां कोई भी आप कह सकते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी हो रही होती है, उस पोर्शन को, उस स्मॉल पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम्स का बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में एंजाइम्स का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं कर रहा होता, बल्कि एंजाइम्स का सिर्फ थोड़ा सा एक स्मॉल पोर्शन जो है इसके स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर का किसी भी रिएक्शन की कैटालिटिक एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो सिर्फ उसकी ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। उसकी सिर्फ जो आप कह सकते हैं कि एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम्स की, वो एंजाइम को सिर्फ छोटा सा पोर्शन होता है, उसके अलावा जितना भी स्ट्रक्चर है ना वो सिर्फ उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए होता है। क्लियर है? हम रीड आउट कर लेते हैं एक्टिव साइट वाला पॉइंट। बेटा लिखा हुआ है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स एट विच कैटालिटिक एक्टिविटी टेक प्लेस इज नोन एज एक्टिव साइट। कि वो छोटा सा पोर्शन, किसका छोटा सा पोर्शन? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स का, किसी भी एंजाइम्स के स्ट्रक्चर का छोटा सा पोर्शन जहां एक्चुअली बेसिकली जहां कैटालिटिक एक्टिविटी टेक प्लेस हो रही होती है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। इट इज चार्ज भी कह सकते हैं कि इट इज अ चार्ज बेयरिंग साइट। इसमें चार्ज बेयरिंग साइट होती है, उस चार्ज बेयरिंग साइट को ही एक्टिव साइट कहते हैं जहां एक्चुअली जो है वो कोई भी एक्टिविटी टेक प्लेस होती है। अब आपने सबस्ट्रेट पढ़ा होगा। एक्चुअली एंजाइम्स का क्या काम होता है कि उन्होंने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना होता है इनटू प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? कहते हैं कि द सब्सटेंसेस दैट एक्ट विद एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। और इसके रिजल्ट में एंजाइम्स क्या करेंगे? एंजाइम उन सबस्ट्रेट्स को हमें कन्वर्ट कर देंगे इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होते हैं। क्लियर है? चलें जी नीचे देख लेते हैं एक और पॉइंट सबस्ट्रेट रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट क्या करते हैं? अटैच टू द। सबस्ट्रेट का काम क्या होता है कि सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। किसके साथ अटैच होना होता है? एक्टिव साइट्स के साथ अटैच होना होता है ऑफ एंजाइम्स विच इज कम्पोज ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स। कहते हैं कि अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो उसमें एंजाइम का फ्यू जो है वो अमाइनो एसिड ही टेक प्लेस होते हैं। बाकी जो अमाइनो एसिड्स है ना, द रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एंजाइम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सिर्फ छोटा सा पोर्शन जो है वो उसके स्ट्रक्चर का एक्टिव साइट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, जहाँ सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना होता है और जो है वो कैटालाइटिक एक्टिविटी होनी होती है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं या बाकी जितना भी एंजाइम का स्ट्रक्चर है बेटा, वो क्या होता है? वो सिर्फ उसकी शेप जो है ना, ग्लोबुलर शेप, उसको मेंटेन करने के लिए हो रहा होता है। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है कोफैक्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं। अगेन यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया, डिफाइन कोफैक्टर एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। ये पूछा जाता है आपसे कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस आप लिखें। सो आपको मैं बता दूं कि कोफैक्टर क्या होता है। बेटा कुछ एंजाइम जो है ना वो इंडिविजुअली भी काम कर लेते हैं। सिर्फ आप कह सकते हैं अकेले एंजाइम जो है उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं मौजूद महसूस होती है और वो क्या करते हैं? वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम जो है उनको कोफैक्टर की जरूरत होती है ताकि वो अपना जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। तो कुछ हम देखेंगे कि एंजाइम्स होते हैं जो कोफैक्टर्स को अपने हेल्पर के तौर पे इस्तेमाल करके अपने जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमने उन्हीं कोफैक्टर के जो है वो स्टडी करना है। वो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कैसी नेचर के होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा था कि एंजाइम जो है बेटा वो प्रोटीन ही नेचर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना कोफैक्टर की तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो है वो कोफैक्टर। मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ, कुछ हाईलाइट करना वाला हो तो मैं कर दूं। देखिए कह रहे हैं कि सम एंजाइम्स आर आल्सो या आल्सो हैव अ नॉन प्रोटीन पार्ट। वो नॉन प्रोटीन पार्ट की बात हम एक्चुअली कर रहे हैं। वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा? कोफैक्टर। एंजाइम्स क्या थे बेटा? एंजाइम्स प्रोटीन पार्ट थे। अब ये जो कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर, जो किसके साथ अटैच होता है? एंजाइम्स के साथ अटैच होता है। अब इसकी फंक्शन की बात करें तो कहते हैं कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। कि वो एंजाइम जो अपने जो है वो फंक्शन अकेले परफॉर्म नहीं कर सकती, उन एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी की हेल्पर की जरूरत होती है। वो हेल्पर क्या होता है? वो हेल्पर कोफैक्टर होता है जो कि फिर हेल्प करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग करवा सके। किसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करवा सके? किसी भी एंजाइम्स की। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम कोफैक्टर की बात करें ना तो कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज। मैं नेक्स्ट आपको इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगी ना, तो मैं आपको ये सारी चीजें फिर रिवाइज भी करवाऊंगी, आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। कहते हैं कोफैक्टर का अगर हम फायदा देखें ना कि है इंपॉर्टेंस ही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोफैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं कोफैक्टर जो है ना ये एक्ट एज अ ब्रिज करता है। ये पुल के तौर पे एक्ट करता है, ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। किन किन दरमियान ये ब्रिज बनाता है? कहते हैं कि एक तो एंजाइम आ गया एंड इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम जो नीचे स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जो ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है उसकी एक्टिव साइड पे, तो ये ब्रिज के तौर पे काम करता है। वो कौन काम करता है? वो कोफैक्टर एक्ट करता है। कोफैक्टर फिर क्या करता है? एंजाइम्स और सबस्ट्रेट को बाइंड करने में हेल्प करता है। क्लियर? और जब ये बाइंड करने में हेल्प करेगा तो आपको पता है कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग भी वहां से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। वहां से जब ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा तो फिर उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होना ही होना है।
अब इसकी एक और इंपॉर्टेंस डिस्कस करें तो कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या होते हैं। को फैक्टर्स की बात करें ना तो को फैक्टर जो है बेटा वो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी के तौर पे। अब सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी की बात करें ना तो आपने प्रीवियस क्लास में एक्टिवेशन एनर्जी का जो है वो टर्म डिस्कस की होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है एक्चुअली बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कोई ऐसी मिनिमम एनर्जी जो हमें किसी भी आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं हम लोग, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कहते हैं कि को फैक्टर जो है ना वो भी उसी एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है या उसको हेल्प कर रहा होता है, वो प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? को फैक्टर हमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी? केमिकल एनर्जी, आप एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प आउट करती है। क्लियर है? हेल्पिंग टू ड्राइव, चलाने के लिए किसी भी रिएक्शंस को, विच वुड अदरवाइज बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, कि अगर हम को फैक्टर ना लगाएंगे ना तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं मिलेगी जिसने स्टार्ट करना था रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी या तो फिर वो प्रोसीड कर ही नहीं सकता। इसीलिए को फैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो एनर्जी होती है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो उसकी सोर्स होती है। कौन सोर्स होता है? को फैक्टर उसकी सोर्स होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया को फैक्टर क्या। नेक्स्ट हम डिफरेंट जब इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे ना तब हम देखेंगे कि इसकी अटैचमेंट के रिलेटेड इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक को फैक्टर देखा हमने। को फैक्टर क्या था? नॉन प्रोटीन पार्ट था जो कि एंजाइम्स के साथ जो है वो बाइंड करके एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। देन फिर हमने ये देखा कि ये ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के साथ, जो कि फिर वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प आउट करता है। ये सोर्स ऑफ मिनिमम जो है वो केमिकल एनर्जी की सोर्स भी है, ताकि हमें कोई भी जो है रिएक्शन वो प्रोसीड करवाना आसान हो जाए और इसकी स्पीड भी बढ़ने के लिए जो है वो को फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक हो गया, मैंने एक बार रिवाइज भी करा दिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ हमने बेटा डिफरेंट इसकी को फैक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है। अब दो को फैक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि अब आप देखेंगे कि एक्टिवेटर्स हैं इसकी टाइप, देन नेक्स्ट टाइप होगी इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एंड देन को एंजाइम्स क्या है, और फिर ओपन एंजाइम होलो एंजाइम्स में इंशाल्लाह हम जो है वो आज ही के लेक्चर वीडियो में इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक्टिवेटर क्या होता है। ये एक्चुअली होते तो को फैक्टर की टाइप है। ये कैसे होते हैं, किस नेचर में होते हैं, अब आपको पता है क्योंकि ये को फैक्टर की टाइप है। तो इसकी एक नेचर ये होगी कि ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया एक्टिवेटर। और इसकी बात करें ना तो ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और अगर इसकी मैंने आपको पहले भी बताया कि को फैक्टर्स की जितनी भी टाइप्स है ना ये इनकी अटैचमेंट के अकॉर्डिंगली हम इनको डिफर करते हैं। तो अगर हम एक्टिवेटर की बात करें ना तो बेटा जो एक्टिवेटर होते हैं ना ये डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल मतलब हम इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से रिमूव कर सकते हैं? फ्रॉम कोई भी एंजाइम्स के साथ जिनके साथ ये को फैक्टर एक्टिवेटर अटैच होगा, तो ये डिटैचेबल होते हैं, हम इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। एक तो इसकी ये हो गई, दूसरी हमने कहा कि इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये मेटालिक आयन जो है वो कंटेन करते हैं। इनके अंदर जो है वो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक ये भी होती है कि मेटालिक आयन होते हैं नेचर। चलिए ये तो मैंने वर्बल बता दिया। हम जैसे जैसे पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस करती जाऊंगी। कह रहे हैं कि अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच डिटैचेस फ्रॉम प्रोटीन पार्ट, अ प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स, मतलब कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स फंक्शन। कहते हैं कि ये ऐसा को फैक्टर है जो आपको पता है कि अटैच किसके साथ होना है? प्रोटीन के पार्ट ऑफ मतलब एंजाइम के साथ ये अटैच होना है। तो कहते हैं कि जो को फैक्टर है ना जब वो एंजाइम के साथ अटैच होगा, तो जब उनका फंक्शन हो जाएगा ना, परफॉर्म हो जाएगा, तो ये ऐसे को फैक्टर है जो कि फिर वो एंजाइम से रिमूव इजीली हो सकते हैं जब उनका फंक्शन जो है वो कंपटीशन जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ इट्स फंक्शन जब कंप्लीट हो गया, उसका फंक्शन परफॉर्म हो गया, तब को फैक्टर क्या होगा? उस एंजाइम के साथ रिमूव हो सकता है। अगर तो वो को फैक्टर कौन सा है? एक्टिवेटर है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर, कि वो कोफैक्टर जो कि एंजाइम से इजीली डिटैच हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, उन कोफैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? उनको एक्टिवेटर कहते हैं। सम एंजाइम्स यूज मेटल आयंस एज कोफैक्टर। कहते हैं कुछ एंजाइम जो है वो मेटल आयंस को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं। उन मेटल आयंस को हमने क्या कह दिया? उन्हीं मेटल आयंस को हमने एक्टिवेटर्स कहा। कि मतलब कि कुछ ऐसे एंजाइम्स है ना जिनको जो है वो प्रोसीड करने के लिए कुछ ऐसे कोफैक्टर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो मेटल आयन इन नेचर होंगे। तो वो कोफैक्टर जो मेटल आयन इन नेचर होते हैं वो कौन से कोफैक्टर्स होते हैं? उनको भी हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं। ठीक है, और अगेन हमने बता दिया कि ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं या इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, आपके पास एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन की हुई हैं कि एक्टिवेटर्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने मेंशन किया मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ये कुछ ऐसे एक्टिवेटर्स हैं जो कि
कोफैक्टर की फर्स्ट टाइप कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने एक्टिवेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। हमने कहा कि ये कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। अगेन कोफैक्टर है तो ये किसी एंजाइम्स की प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच करेगा और वहाँ ये अपना परफॉर्म करेगा फंक्शन। जब इसने फंक्शन परफॉर्म कर लिया, ये फिर वहाँ से इजीली रिमूव हो जाते हैं। ये इस टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं। और फिर हमने इनकी नेचर की बात की कि ये मेटालिक आयन इन नेचर होते हैं और इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दी, पढ़ा दिया, रिवाइज भी करवा दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप जो कि है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगेन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जब आपको एक्टिवेटर समझ आ जाएगी तो आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जो है वो समझ आ जाएगी। मिलते जुलते हैं अगेन ये, क्योंकि कोफैक्टर की टाइप है तो बेटा ये भी क्या होंगे, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट इन नेचर होंगे कि ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवलेंटली जब ये इन्होंने अटैच होना होता है ना एंजाइम के साथ, ये उनके साथ अटैच होने के लिए जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और ये अगर इनकी अटैचमेंट की बात करें ना तो वो जो थे ना वो इजीली वहां से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना तो ये बहुत टाइटली अटैच होते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइटली अटैच होते हैं और रिमूव जो है वो इजीली वहां से कोफैक्टर जो है वो रिमूव एंजाइम से नहीं हो सकता। मैं रीड करती हूँ, फिर मैं आपको वन बाय वन ये सारी चीजें जो है वो इसके साथ मैच करके पढ़ा भी देती हूँ। कहते हैं कि व्हेन नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कि आपको पता है कोफैक्टर होता है, कहते हैं कि जब के कोफैक्टर इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम दैट पार्ट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो कोफैक्टर की टाइप जो के एंजाइम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होती है, उसको हम उस टाइप ऑफ कोफैक्टर को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ डिटेल बता दी, ये टाइटली अटैच होते हैं। और अटैचमेंट की बात कर ले कि ये टाइटली अटैच होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट ये था कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। FAD वो बता रहे हैं फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया, या FMN हो गया जिसको फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं कोफैक्टर की जो कि एंजाइम्स जो है वो अपने साथ अटैच करके किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक हमने इसकी सेकंड कोफैक्टर की टाइप भी डिस्कस कर दी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो बताना बहुत जरूरी है। अब ये जब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अभी तक का जितना भी मैंने नॉलेज शेयर किया आपको सारे के सारा जो है वो डायग्राम जब आप देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि एंजाइम्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये हमने सिर्फ जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक जो है वो हमने आप कह सकते हैं कि शेप ले ली। कहते हैं कि अब रिमेंबर मैं आपको एक्टिव साइट बता रही थी, तो ये देख रहे हैं ये एंजाइम का मॉलिक्यूल उन्होंने बताया, ये एंजाइम्स को क्या है, ये एंजाइम का मॉलिक्यूल। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट है। ये क्या होगी, ये एंजाइम्स की बेटा एक्टिव साइट होगी। यहाँ एक्चुअली बस ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स का जो ये पार्ट है ना, ये कैटालाइटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ ही सारी कैटालाइटिक रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहे होते हैं। अब ये कोफैक्टर क्या है बेटा, ये कोफैक्टर ही तो हम यहाँ तक डिटेल से डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या होते हैं, ये नॉन प्रोटीनी नेचर होते हैं। लेकिन ये सारे का सारा जो एंजाइम है ये प्रोटीनी नेचर होता है। इसका क्या काम होता है कि इसने अटैचमेंट शो करनी होती है। कहाँ अटैचमेंट शो करनी होती है, एंजाइम के साथ। क्यों, ताकि वो हेल्प कर सके एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब आपको पता है कि मैंने आपको जब एक्टिव साइट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उस एक्टिव साइट में एक्चुअली क्या अटैच होना होता है, वहां आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है एक्टिव साइट पे। और बाइंड करने के बाद ये देखें वही सबस्ट्रेट जो ग्रीन हमें यहाँ शो किया वो व्हाइट मतलब कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। वही सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली एंजाइम्स ने यही तो काम करना था। एंजाइम ने क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो प्रोसीड करवाना था। तो वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का जो पूरा का पूरा कन्वर्जन है वो सारे के सारे एंजाइम का फंक्शन है। फिर मैं आपको एक और चीज रिवाइज करवा दूं। जब मैंने आपको कहा था कि कोफैक्टर जो है वो एक्चुअली ब्रिज के तौर पे काम करता है। किसके दौरान मैंने कहा था कि ब्रिज के तौर पे सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान क्या करता है, ब्रिज के तौर पे काम करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट और इनके दरमियान क्या करता है, ये ब्रिज के जो है वो तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ये सारे का सारा एंजाइम का स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन हमने डिस्कस कर ली। देन हमने डिफरेंट जो है वो टर्म्स को डिस्कस कर दिया। मैंने आपके साथ वो सारी टर्म्स जो है वो रिवाइज भी करवा दी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारी नेक्स्ट टाइप जो है कोफैक्टर की टाइप है जिसको हम कोएंजाइम्स भी कहते हैं। अगेन ये भी फिर क्या होगी, ये भी बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट होगी, नॉन प्रोटीन नेचर होगी। अब इसकी अटैचमेंट की बात करें तो इससे पहले जो हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की थी हमने कहा था कि वो टाइटली अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोएंजाइम्स की तो बेटा ये लूजली अटैच होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही लूजली अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं, एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं। तो ऐसे कोफैक्टर
जो एंजाइम्स के साथ बड़ी लूजली अटैच होते हैं, उन कोफैक्टर्स को हम कहते हैं कि ये हमने कैटेगराइज कर दिया उन कोफैक्टर को एज कोएंजाइम। क्लियर हो गया बेटा। व्हेन नॉन प्रोटीन पार्ट, जो आपको पता है कोफैक्टर है, लूजली अटैच होगा किसी भी प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ, हम उसके अकॉर्डिंगली, उसकी अटैचमेंट के अकॉर्डिंगली उसको हम कैटेगराइज कर लेंगे कि ये लूजली अटैच है, ओके दिस कोफैक्टर इज कोएंजाइम। अगर टाइटली अटैच है, ओके दिस फैक्टर इज, आप कह सकते हैं कि प्रोस्टैटिक ग्रुप है। अगर कोफैक्टर हम बिल्कुल ही उसको एंजाइम से रिमूव करवा सकते हैं इजीली, हम कहेंगे ओके दिस टाइप ऑफ कोफैक्टर इज नोन एज, अब आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ, उनको क्या कहते हैं, उनको हम एक्टिवेटर कहते हैं। क्लियर हो गया। चलें जी, कोएंजाइम समझ आ गई कि लूजली अटैच होते हैं। अगेन इनके कुछ हम देखेंगे, एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम बात करें ना कोएंजाइम्स को, वो कहते हैं कि विटामिन ही होते हैं, इधर विटामिन या फिर ये डेरिवेटिव्स होते हैं। किनके डेरिवेटिव्स होते हैं? विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। कोएंजाइम्स को कहते हैं कि कोएंजाइम्स एक्चुअली विटामिन ही होते हैं, या आप कह सकते हैं कि विटामिन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो NAD आ जाता है, इसमें NADP आ जाता है, ठीक है। और ये तो इसकी बात हो गई, हमने फिर इसकी एग्जांपल्स में NAD और NADP आपके देखते हैं, इसमें पूरी जो है वो एब्रीवेशन भी आ सकती है। NAD मीन्स निकोटीन अमाइड, जो है वो एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। फिर NADP है जिसको हम कहेंगे निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट, बाकी वो सारा स्ट्रक्चर वही है। फिर इसमें विटामिन आ जाते हैं, एग्जाम्पल में ये सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। अब यहाँ तक आपसे वो जो है वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, आपसे वो डिफरेंट कह सकते हैं कि आप डिफाइन एक्टिवेटर एंड राइट इट्स एग्जाम्पल, या कोफैक्टर की डेफिनेशन और कोफैक्टर की जो है वो एग्जाम्पल्स, या इस तरह डिफरेंट आपके साथ जो है प्रोस्टैटिक ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। अब हमने जो डिफरेंस पूछा, अब आपसे ना ये भी जो है वो डिफरेंस पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन एपोएंजाइम्स एंड होलो एंजाइम्स, तो ये क्या इसमें डिफरेंस है वो भी आपको जो है वो मैं बताती हूँ, ताकि आप जो है वो पेपर में इसके आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाओ। बेटा एपोएंजाइम्स क्या होता है? एपोएंजाइम्स कहते हैं बेटा ये प्रोटीन, जब आपके इसके साथ ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी एंजाइम्स में से उसका कोफैक्टर रिमूव कर दें, उस रिमूव करने के बाद जो एंजाइम्स रह जाएगा ना, उसको हम कहते हैं एपोएंजाइम्स। यहाँ मैंने हिंट लिख दिया कि प्रोटीन पार्ट, अब आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रोटीन पार्ट क्या है, एंजाइम्स है। माइनस लिखा हुआ है कि मतलब रिमूव करना, कहता है कि अगर हम प्रोटीन पार्ट में से माइनस कर दें, मतलब रिमूव कर दें, क्या कर दें, नॉन प्रोटीन पार्ट को, मतलब कि कोफैक्टर जब अटैच था, अब हमने उसको वहां से रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद जो एंजाइम बच जाएगा उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं। और अगर हम देखेंगे ना तो वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होगा। क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होगा? क्योंकि हमने उसका जो कोफैक्टर ही रिमूव कर दिया, कोफैक्टर अटैच होगा तो वो जो है वो एक्टिव फॉर्म में आएगा और वो अपना जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो एपोएंजाइम्स कैसे एंजाइम्स होते हैं? कहते हैं एंजाइम्स विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, या जिसको हम कह सकते हैं कोफैक्टर भी कह सकते हैं, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं कि ये एपोएंजाइम्स हैं। और ये इनकी नेचर क्या होती है? ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो है वो फिर वर्क परफॉर्म नहीं करते, वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनका जो कोफैक्टर है, जो इन्होंने हेल्प करनी थी किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में, वो तो हमने रिमूव करवा दी। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होलो एंजाइम। जब आप होलो एंजाइम्स पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता लगेगा कि वो पिछले से थोड़ा सा चेंजेस है। कहते हैं कि ऊपर हमने रिमूव करवाया था, बट यहाँ आप देख सकते हैं साइन मैंने प्लस लगाया हुआ, हिंट दिया आपको कि इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम्स है उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा अटैच होगा। जब हम उसको अटैच करेंगे ना कोफैक्टर को एंजाइम्स के साथ, तो ऐसे एंजाइम्स को फिर हम होलो एंजाइम्स कहेंगे। और वो ये ऊपर वाला इनएक्टिव था, तो नीचे वाला क्या होगा कि जब हम जाहिर कोफैक्टर अटैच करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा एंजाइम्स की। तो हम देख लेते हैं, कहते हैं कि कंप्लीट एंजाइम इंक्लूडेड, पूरा का पूरा एंजाइम जिसमें कोफैक्टर भी इंक्लूड होता है, ये हम ऐड करते हैं, उस एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। और ये क्या होता है? ये बेटा एक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं और इस एंजाइम्स को हम होलो एंजाइम्स भी कहते हैं। ये डिफरेंस आपसे पूछ लेते हैं, या आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो है वो आज के इस लेक्चर वीडियो की लास्ट स्लाइड है, जिसमें हमने डिस्कस करना है एंजाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। बेटा मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको आज की टॉपिक का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने कहा था कि लास्ट में हम लोग इसकी अकरेंस देखेंगे कि एक्चुअली एंजाइम जो है वो मौजूद कहाँ होते हैं। अगर मैं आपकी इसकी अंकरेंस की बात करें तो बेटा एंजाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट वे, सेल्स में डिफरेंट आप कह सकते हैं कि एरिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम देखेंगे कि एंजाइम्स के जो अकरेंस है ना वो साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होती है। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का जो है वो लिक्विड पोर्शन, तो जो सेल के लिक्विड पोर्शन में भी सिंपली ये वहाँ भी डिजोल्व होते हैं।
और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये किसी भी सेलुलर ऑर्गेनेलिज के साथ या सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन के साथ ये वहाँ टाइटली बॉन्ड होते हैं, वहाँ फिर वो उन ऑर्गेनेलिज के साथ वर्क परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपको पता है कि न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इनके पास अपने राइबोसोम होते हैं। जब इनके पास अपने राइबोसोम होते हैं मतलब के पास इनके पास अपनी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो इनके पास अपने ही क्या होते हैं, एंजाइम्स फैक्ट्री होती है। तो इसी तरह जो है वो हर एंजाइम, या आप कह सकते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो अपने पास अपने एंजाइम्स रखते हैं, ताकि वो अपने जो है वो उसके अंदर होने वाली सेलुलर एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल कर सके, स्पीड अप कर सकें या परफॉर्म कर सकें। चलें जी, ये तो मैंने आपको वर्बल बता दिया, मैं रीड आउट करते जाऊंगी, फिर आपको वैसे वैसे जो है वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। कहते हैं कि मैनी एंजाइम्स सिंपली डिजोल्व्ड इन द सबस्ट्रेट इन द साइटोप्लाज्म, की बहुत सारे जो एंजाइम्स है ना वो या तो सिंपली साइटोप्लाज्म में ही डिजोल्व होते हैं और वहाँ वो वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वाइल कह रहे हैं कुछ अदर एंजाइम्स जो है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत टाइटली जो है वो अटैच होते हैं टू सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेली, जो है वो डिफरेंट, आपको पता है सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो वहाँ ये क्या करते हैं अपने आप के साथ टाइटली वहाँ अटैचमेंट शो कर देते हैं। तो हमने इसकी अक्रेंस की बात की कि ये ना सिर्फ साइटोप्लाज्म बल्कि डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलिज के साथ भी अटैचमेंट होते हैं, अटैच होके वहाँ फिर वो क्या करते हैं अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज इन आवर नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। कहते हैं कि जहाँ से प्रोडक्शन हो रही होती, कोई भी साइट है, कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है, तो सेल क्या करता है, सेल अपने उसी फंक्शन होने या उसी केमिकल रिएक्शन के करीब करीब क्या कर रहा होता है, एंजाइम्स को प्रोसीड कर रहा होता है, ताकि फॉरन एंजाइम्स अटैच हो और वो जल्दी से जो है वो सेल जो है वो सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं कि वो, अब मैंने आपको बात की कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज अपने पास एंजाइम्स रखते हैं ताकि डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन हो सके। जैसा कि वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा, कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करवाना। तो कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अपने पास अपने ऑर्गेनेलिज या अपने कह सकते हैं मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा लेते हैं, किनकी अटैचमेंट करवा लेते हैं, एंजाइम्स की अटैचमेंट करवा लेते हैं, जो कि फिर हेल्प करती है, किस फंक्शन में हेल्प करती है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करवाना, तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही होती है। इसी तरह हम डिफरेंट जो है वो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी और फिर हम उस एग्जांपल के साथ हम रोल ऑफ एंजाइम्स देखेंगे। कहते हैं कि सम ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम। अब कहते हैं कि राइबोसोम भी मैंने आपको बताया ऐसे ऑर्गेनेली है जो अपने एंजाइम्स जो है वो खुद अपने पास अटैच करवा लेते हैं, ताकि जो है वो, अब आपको पता है राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री माना जाता है जो कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है। तो कहते हैं कि राइबोसोम्स जो है ना बेटा, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फिर वो अपने एंजाइम्स अपने पास ही अटैच करवा लेता है, फिर वहां से ही वो क्या करता है उस केमिकल रिएक्शन को या जो भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होनी होती है वहां फिर जल्दी से एंजाइम्स क्या करवा रहा होता है, अब वहां से एंजाइम अपना काम परफॉर्म करके जल्दी से जो है वो हमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा देता है। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे एंजाइम जो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने पढ़ा होगा कि क्या है ऑर्गेनेली, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने मेम्ब्रेन के साथ जो है वो एंजाइम्स की जो है वो अटैचमेंट करवाता है, जिसके साथ आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन करवानी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जैसा कि क्रैब साइकिल है, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंजाइम्स जो है वो फिर इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने में हेल्प आउट करते हैं एंजाइम्स। अब लास्ट हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि एंजाइम्स जैसे आपको पता है आर ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन साइटोसोल, जैसा कि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होना होता है, उसमें डिफरेंट जो है वो एंजाइम्स ने एक्ट करना होता है प्रेजेंट इन साइटोसोल, आपको पता है, या साइटोप्लाज्म में जब हो रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, तो वहां भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एंजाइम्स। अब जैसे हमने आप देखेंगे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसमें दो जगह जो है इसकी अक्रेंस पाई जाती है, एक तो साइटोप्लाज्म में, दूसरी ऑर्गेनेली में। ऑर्गेनेलीज में तो हमने डिफरेंट इसका रोल पढ़ लिया कि जी क्लोरोप्लास्ट में ये एंजाइम्स है फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, राइबोसोम में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प आउट करवा रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ये क्या रोल प्ले करते हैं, हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म में भी ये डिसॉल्व होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो है वो पायरोविक एसिड का बनना, ये सारे के सारे जो है वो परफॉर्म करवाने में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एंजाइम, इसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जिंदगी की, आप कह सकते हैं कि जिंदगी का वजूद ही नहीं हो सकता अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ही नहीं होंगे। जब एंजाइम्स ही नहीं होंगे, कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, प्रोसीड ही नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है विदाउट एंजाइम। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं एंजाइम्स हमारी बॉडी में।
दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर बेटा। इसमें मैंने आपको डिटेल से जो है इंट्रोडक्शन दे दिया। आपको जब एंजाइम समझ आ जाएंगे तो आपको अगला सारा चैप्टर जो है वो समझ आना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके साथ आसान जो है वो लफ्ज़ों में मैं आपको एंजाइम जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।